कर सकते हैं। फिर उसमें चूना और गुड़ का नहीं, चूना और गुड़ का एक इंडिविजुअल रेसिपी है, गोबर एक इंडिविजुअल रेसिपी हो जाएगा। मतलब गोबर, चूना और गुड़ को एक साथ हम नहीं मिला सकते। नहीं, हाँ, गोबर चूना और गुड़ नहीं बोल रहा, खाली मैं चूना और गोबर बोल रहा हूँ। चूना और गोबर को मिला सकते हो, हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, वो मिला सकते हो। क्योंकि गुड़ गुड़ जरूर पत्थर बन रहा है, लेकिन एटलीस्ट उसमें वो फूड मटेरियल है। हाँ, चूने से मिलने के 100% बावजूद है, भी वो फूड मटेरियल है। फूड मटेरियल है, पर वो डेड अवस्था में पहुंच गया। अब वो किसी के भी काम का नहीं है, ना वो स्मेल देगा और ना ही आपको उसकी मतलब स्मेल ही नहीं देगा, तो कोई कीड़ा गंध के प्रति अट्रैक्ट होता है। वो तो पत्थर बन गया, कुल मिला के ये बात है। पत्थर बनने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं चूने के साथ मिलने पे, समझ रहे ना। तो वो नहीं, मतलब आपके कीड़ों के लिए वो बुलावा बिल्कुल भी नहीं देगा, ऐसा है। अभी देखो जितने भी हमारे अभी पुराने बिल्डिंग्स हैं ना, महल हैं या किले हैं, उन सारे किलों के अंदर जो पत्थर से पत्थर ज्वाइंट किए गए ना, वो सारा चूना और गुड़ की ज्वाइंटिंग चल रही है। और वो सैकड़ों बरस हो गए, अभी तक तो भी उनमें ना तो कोई क्रैक आया और ना ही किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हुई। चूना, गुड़ और बदरपुर 3 चीजें मिलती हैं। हाँ, उसमें ठीक है, कुछ और भी मिला देते हैं, पर हमारे लिए गुड़ और चूना मिलाना इतना ही सफिशेंट है, बराबर ना। इतने से हमारा पूरा नक्की काम हो जाएगा। और आप अगर चाहें तो जो हमारे मतलब मिट्टी के हम वैसे खड्डा करके अगर कोई बर्तन बना रहे हैं, तो उसमें भी हम गोबर का लेप कर सकते हैं अंदर से। उसमें केवल फिर गोबर का लेप करिए, है ना। आपको चूना भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, गोबर अपने आप में बहुत सॉलिड दबा हो जाती है फिर, तो वो भी कर सकते हैं। पर ठीक है, ये भी एक उपाय है, वो भी एक उपाय है, दोनों तरीके से कर सकते हो। पर नीम की जो प्रोटोकॉल बताया, वो प्रोटोकॉल से ही आपको बीज को करके सेव करके रखना है, कभी आपके बीज खराब नहीं होंगे। और ये विधि से बीजों को सेलेक्ट करना, आप ये बीज जब सेलेक्ट कर लिए, अगली जनरेशन में फिर आप वही यही मेथड आप लगाओगे, हर बार आपको यही करना है। बीज आपके कभी ख़त्म नहीं होंगे, आप 100 साल बाद भी उनकी ताकत को वापस वैसा ही का वैसा बनाए रख सकते हैं जैसे वो आपको मिले थे। कभी बदलेगी नहीं उनकी ताकत, और ना ही आपको बीज बदलने की ज़रूरत है। हमारे वैज्ञानिक लोग कहते हैं एक वैरायटी को 3 साल यूज़ करो, उसके बाद यूज़ नहीं करो, है ना। तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम बीजों का सिलेक्शन नहीं करेंगे तो वही सारे बीज जो कमज़ोर वाले हैं वो अगले साल में मिल जाएंगे, फिर उनके बीज लगाएंगे तो और कमज़ोर हो जाएंगे, और लगाएंगे और कमज़ोर हो जाएंगे। तो 3 साल तक तो उसकी पूरी जो ताकत है बीजों की वो ख़त्म हो जाती है। तो किसान को इस सिलेक्शन प्रोसेस के माध्यम से अपनी बीजों की ताकत को वापस लाना होगा। और हम हिंदुस्तान के सारे बीजों को कलेक्ट करके हम सारा बीज बैंक बनाएंगे। हर किसान एक एक बीज की जिम्मेदारी उठा ले कि अगर हम गन्ना उगा रहे हैं, हम मेथी उगा रहे हैं, हम पालक उगा रहे हैं, हम धनिया उगा रहे हैं, हम ठीक है सरसों उगा रहे हैं, तो हम वो फसल के बीज अपने पास रखेंगे जो फसल हम उगा रहे हैं। अगर ये काम हर एक हिंदुस्तान का नागरिक किसान करने लगे तो बीजों में हम बहुत बड़ा एक मतलब एक क्या चाहिए क्रांति खड़ी कर सकते हैं। और बीजों के ऊपर जो आत्मनिर्भरता है उसे हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और करोड़ों रुपए अपना बीजों से बाहर जाने से बचा सकते हैं। तो बीज हम अपने खुद के बनाएंगे तो ठीक है, मर्जी आएगी ज़्यादा भी लगा लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि बीज हमारे खुद के अपने हैं। तो ये सब आपको सियोटी और वो सब्जी व्यवस्था आपके पास होना चाहिए, जो हमारी विरासत है वो पुनः स्थापित होना चाहिए। तो बीजों को लेकर जो एक महत्वपूर्ण चर्चा थी, जो एक टेक्निकल बात थी, वो मैंने आपको बता दी। इन विधियों से आप बीज अपने बनाइए। और जो भी आपको कभी अगर मान के चलो लगता है कि हाँ हम यहाँ पे अटक रहे हैं या कोई भी बात नहीं क्लियर हो रही है, आप जब करने लगें तभी आप हमसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी संवाद करके कर सकते हैं। पर एक बार तो आप नक्की इस प्रोसेस को करिए। आप फिर बीज इनको लगाएंगे, फिर आप देखना कितनी ज़बरदस्त फसल पैदा होती है, क्योंकि आपने सिलेक्शन करके उन बीजों को लेके आए। आपने कितने पैरामीटर पे अलग किए, शारीरिक क्षमताओं से लेकर उनके बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम से लेकर उनके हार्मोनल मतलब कैरेक्टर से लेकर हर कैरेक्टर पे आपने फ़िल्टर लगा दिया। तो हर कैरेक्टर पे जब आप फ़िल्टर लगा के सीड्स को लेके आओगे तो ये खरा नक्की सीड्स है आपका। अब इससे जो जनरेशन बनेगी वो फसल में उत्पादन को बढ़ा देगी। तो ऐसे करके हमने जो बीज 10 कुंटल तक की उपज देते थे, उन बीजों को हमने 20-22 कुंटल पे ला लिए केवल सिलेक्शन प्रोसेस के माध्यम से। और ऐसे ही आप जब आप लगातार सिलेक्ट करते जाओगे, कोई तो भी जनरेशन में आपको कोई भी ऐसा बीज हाथ लग जाएगा जो कुदरत की एक लौकिक व्यवस्था का पार्ट होगा, जो मतलब संसार में कहीं नहीं होगा, वो आपके ही पास होगा।
बात समझ रहे ना, जैसे हमने लगाते गए लगातार कोई तो भी पौधा एक बार ऐसा निकल के आ गया जो बाकी सबसे बहुत डिफरेंट है, जिसमें फ्रूटिंग कैपेसिटी, ब्रांचिंग कैपेसिटी, ग्रोइंग कैपेसिटी, कोई बीमारी नहीं, सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग, सबसे ज़्यादा फ्रूटिंग, सबसे हेल्दी फ्रूट्स और साइज शेप सब कुछ अच्छा मिल गया, तो आप उठा के उस प्लांट को सिलेक्ट कर लेना, उसकी जनरेशन आगे बढ़ा देना, समझ लेना कि ये मतलब आपको बढ़िया क्वालिटी का सीड मिल गया। समझ गए ना? तो वो कुदरत की देन होगी। आप उस वैरायटी को सिलेक्ट करके कई बरस तक लगाइए और उस पर आप अपना पेटेंट भी ले सकते हो, अपना राइट भी ले सकते हो। हाँ सर, अभी जैसे आपको अरहर के बारे में पता है, लेकिन हम लोग का झारखंड में अधिक किसान धान का खेती करता है। हाँ, तो धान का बीज धान में भी यही प्रोसेस लागू होगा, सिलेक्शन प्रोसेस ही लागू होगी सब में। आप धान को जब आप फील्ड पे लगाते हो, ब्रांचिंग होती है, पत्तियां आती हैं, फूल आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, उन स्टेज में आप उसको फिल्टर करिए, है ना। और हर एक स्टेज में फिल्टर करते हुए इसी पैरामीटर पे आप उनके भी सीड्स बनाइए। लेकिन उसमें एक दिक्कत होती है सर कि वो बंच में लगता है। हाँ तो लगने दो ना बंच में, क्या दिक्कत है? आप पूरी बंच को ही सिलेक्ट करो ना, कौन सी बंच कमजोर और छोटी है ना। जिस बंच में सबसे ज़्यादा सीड्स हैं और जो बंच लंबाई में है वो बंच का हमें सीड्स बनाना है, ऐसे हमें करना है। तो कुल मिला के आप हर बीजों पे यही प्रोसेस लागू करोगे और इस विधि से आप बीजों को बना सकते हो। ये बहुत बड़ा विज्ञान है जो मैंने आपको बहुत सरल भाषा में बताने की कोशिश की। बहुत टेक्निकल काम है, इसको साइंटिस्ट लैब में करते हैं, हम लोग अब खेतों में करेंगे, ठीक है। और जब हम ये काम खेतों में करेंगे तो हम अपने अंदर के वैज्ञानिक को जो छुपा बैठा है कहीं ना कहीं उसको बाहर लेके आएंगे और हिंदुस्तान को बीजों के लेवल पे आत्मनिर्भर बनाएंगे और हजारों करोड़ों रुपए हम लोग बचाएंगे। अच्छा, 3 क्वेश्चन है मेरे। हाँ, ये जो लीपा किया, मतलब पेंट किया, वो इनसाइड से करेंगे या सिर्फ इनसाइड आउटसाइड से नहीं? आउटसाइड से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और ये फिल्टर कहाँ पे लगाएंगे जो बताया था? कौन सा फिल्टर? फिल्ट्रेशन करेंगे ना, ग्रेडिंग से पहले फिल्टर करना। हाँ, मतलब ग्रेडिंग मतलब वही फिल्टर करना। अच्छा, ग्रेडिंग का मतलब ही फिल्टर करना। जाली आप ऐसी लगाएं जिसमें की जाली होती है। हाँ एक साइज के सीड्स निकल के आए, वो Okay. ग्रेडिंग करना हमको, है अच्छा। ना। और ये जो टाइमिंग्स है ये सीजन के उस पे चेंज होगी क्या? ये तो गर्मी का हो गया शायद। नहीं, ये तो सभी सीजन पे लागू होगा, बारिश में भी सभी और सीजन पे लागू होगा। बारिश ठंड में में? कोई भी बीज मैच्योरिटी पे नहीं होता। अच्छा, ठंड में भी? वो तो सब बीज जब बारिश खत्म हो जाती तभी मैच्योरिटी पे आते हैं। तो ठंड में जो बीज लगाओगे वो गर्मी के टाइम पे मैच्योरिटी पे आएंगे, Okay. और गर्मी में जो बीज लगाओगे वो बरसात के पहले मैच्योरिटी पे आएंगे। बारिश में जो बीज लगाओगे बारिश खत्म होने के बाद मैच्योरिटी पे आएंगे। तो मैच्योरिटी तो जो है ना, मतलब ओपन सीजन में जब खुला वातावरण होगा तभी आने वाली है, ओके। तभी हमें बीज को ट्राई करना है। नहीं, अगर विंटर्स में आता है तो विंटर्स में सनलाइट तो पहले चली जाती है ना? नहीं, इतना इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। मोटा मोटा हमें लाइट मिलेगा, Okay. ठीक है। हम 3 दिन की जगह 4 दिन कर देंगे फिर धूप में दिखाने का काम, है ना। वेजिटेबल सीड्स है वो छोटे मात्रा में रहता है ना, वो एक ही पात्र में वेसल में रख सकते हैं। हाँ रख सकते हैं, स्मॉल कवर्स में हाँ रख के कर सकते रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी बीजों को एक बर्तन में भी रख सकते हैं अगर छोटी छोटी क्वांटिटी में है तो। सर, वेसल्स की बात आई तो आपके यहाँ तो बहुत सारा बाम्बू है, हम्म, तो पुराने जमाने में वो बाम्बू से वो कंघी बनाते थे हमारे महाराष्ट्र में, और उसे गोबर से लीपते थे और उसमें ही धान प्रिजर्व करते थे, स्टोर करते थे। वो भी कर सकते हैं, पर देखो सवाल क्या है ना, जो विधि हमने आपको बताई है, अगर आपके पास वो व्यवस्था है तो आप वो भी कर सकते हो। मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि यही एज इट इज़ फॉलो करना। सिलेक्शन विधि आप एज इट इज़ फॉलो कीजिए। प्रिजर्वेशन में अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं है, लोहे का बर्तन छोड़ के प्लास्टिक का है, धातु का है, स्टील का है, लाइक तांबे पीतल का कोई बर्तन रखा हुआ है आपके पास, या बरंडरा है, या कोई भी चीज़ है, आपका पर्पस है कि उसमें एयर नहीं जाना चाहिए, बस, है ना, मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए। और बीजों में वो नीम का और चूने का वो करके रखना, वो कर सकते हैं, कोई उसमें तकलीफ नहीं है। हाँ, जो आपने पॉली बैग क्रिएट किया वो भरने के लिए, नीम पत्ती और चूना, तो पॉलीथीन बैग क्यों लिया वहाँ पे कोई कॉटन बैग या कोई और चीज़ क्यों नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं, कॉटन बैग भी ले सकते हैं। वो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था एक्चुअली, है ना। वो एग्जाम्पल था कि जैसे जालीदार वो आते हैं ना, तो उसमें क्या होती, जाली होती है बेसिकली, तो जाली के माध्यम से उसकी जो वाष्प है, हाँ मतलब जाली जो है ना, जाली से उसकी वाष्प निकल जाए। नहीं, मेरे ध्यान में जाली नहीं थी इसलिए। हाँ कोई बात नहीं, पर उसका पर्पस ये था कि उसके जैसा
है ना, कोई भी चीज़ आप ले सकते हो, या तो एकदम जैसे हमारी जूट की वो होती है फट्टी आती थी पहले, पतली वाली जूट की फट्टी आती थी, वो फट्टी को भी आप पैकेट बना सकते हो, मतलब उसकी वाश पे निकलना चाहिए, ये उसका पर्पज़ है। तो जाली नुमा वो हम लोग ले सकते मेरे हैं। दिमाग में जाली बार नहीं आया, हाँ। मैंने सोचा वो दूसरा वाला यूज। कोई भी कपड़ा ये भी यूज़ कर सकते हैं, कोई हरकत नहीं। प्लास्टिक ड्रम में तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं नहीं, कुछ भी नहीं एयर लगाना। पैक केवल मिट्टी के बर्तन में लगाने की आवश्यकता है। जहाँ से एयर पास हो सकता है उसी हाँ बस बस, सब कुछ हाइब्रिड सीड्स हैं, उसको हम देसी बनाना चाहते हैं। बना सकते हो। उसमें कम से कम 5 से 7 जनरेशन तक आपको लगातार ट्राई करना पड़ेगा। मतलब जैसे आपने हाइब्रिड बीज लगाया आज, उससे जो जनरेशन बनेगी, उससे जो बीज बनेगा, उसके बीजों को कलेक्ट करके यही विधि सभी में यही लगाइए। उससे फिर जो सेलेक्ट हुआ फ्रूट की, हाँ ये सारे पैरामीटर पे सेलेक्ट होके फ्रूट आया, वो फ्रूट से फिर आप जनरेशन बनाइए, अगला फिर जनरेशन बढ़ाइए, फिर उससे जो जनरेशन आएगी, ऐसे 5 जनरेशन के बाद वो बीज अपने आप धीरे 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 करके अपने यूनिफॉर्म में लौट आएगा, वापस अपने यूनिफॉर्म में लौट के आ जाएगा। तो फिर आप उसको देसी बीज बोल सकते हो। 5 साल लेकिन हाइब्रिड को देसी के साथ क्रॉस नहीं कराया जा सकता, सेल्फ कराया जा सकता है, वो ज़्यादा बेटर नहीं होगा, क्योंकि फिर देसी के गुण भी आने के चांस बन जाएगा। होगा बेटर, पर वो जो बीज जिससे क्रॉस कराया गया है वो ओरिजिनल क्या था, वो तभी पता चलेगा ना जब उसकी सारी जनरेशन खुलती जाएंगी। समझ गए ना, मतलब जो है ना, जिन जनरेशनों से वो मिल के बना है, आप हर जनरेशन में उसको लगा के उसकी जनरेशन को धीरे 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 फिल्टर करते जाओगे। अगर हमने देसी से उसको क्रॉस करा दिया तो अभी हमें ये नहीं पता कि ये किससे बना था, बात समझ रहे ना। तो वो जिससे बना था उस पे वापस लौटने के लिए आप किसी से क्रॉस मत कराइए, उसको लगाते जाइए और निकालते जाइए, लगाते जाइए निकालते जाइए, तब जाके 5 से 7 साल के बाद पता चलेगा कि वो किससे बना था। फिर आपको अगर देसी से क्रॉस कराना करा सकते हो। लेकिन हाइब्रिड में तो हर जनरेशन पे उसका जर्मिनेशन का चांस तो कम होता चला जाता है ना। हाँ, लेकिन सिलेक्शन करेंगे तो नहीं होएगा, हमें वही तो करना है। मतलब कम होता है, ये 100% सही है, इवन देसी बीजों में भी यही होता है, पर हम जब सिलेक्शन प्रोसेस इसलिए तो अपना रहे कि हम प्योर और ताकतवर बीज को ही पकड़ के उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे ही हम जब पीछे आएंगे ना तो प्रोसेस यही रखेंगे, लेकिन पीछे आने में भी हम बीजों को इसी ढंग से सिलेक्ट करेंगे। बात समझ रहे हैं ना। के पीछे तो कहानी ये भी है ना कि ताकि हम उन पे डिपेंडेंट रहे हमेशा, वो तो है हमें ही, खरीदना पड़े, तो इसलिए वो चाहते ही हैं कि भाई वो उगे ना, अगला बीज जो निकले वो उगे ही ना कहीं से भी। बिल्कुल, तो उस सिलसिले में वो तो है, पर बन जाते हैं बीज उनसे, है ना। ये ऐसा भ्रम फैलाए क्यों, इतना प्रोसेस कर कौन रहा है, बात तो ये है ना। बात तो सही है। वो तो अभी अगले ही साल हम उसका बीज बनाएंगे, नहीं फलेगा तो हमारे घर वाले कहेंगे कि तुम पैसा खराब कर रहे हो और पागलपन कर रहे हो, तो फिर अगले साल हम फिर हाइब्रिड लेने लग जाएंगे। ये तो उनको पता है ना भाई, ये तो उनको पता है। पर हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो बिल्कुल किसी की नहीं सुनने वाले, तो फिर मामला जम जाएगा, तो तभी आगे बात बढ़ेगी। तो जब हम इस विरोधाभास को क्रॉस करते हुए आगे जाएंगे, कोई की भी नहीं सुनेंगे, भली तो चाहे एक फल आए पूरे एक प्लॉट में, पर हम उसको पकड़ के आगे लेके जाएंगे, है ना, पर निकालेंगे उसमें से जो भी है। तो जब आप जिद बना लोगे तो निकाल लोगे तो तोड़ निकलेगा तो देश आगे बढ़ेगा। ऐसे ही तो हमने 70 बीजों को इकट्ठा किया, ऐसे थोड़ी सारे बीज हमें किधर पे भी रास्ते में मिल गए और हमने उठा के सबको इकट्ठा कर लिया। ऐसे बहुत टाइम लगता है, 10 साल हो गए हमें बीजों पे काम करते करते। 2013 से हम लगातार काम कर रहे हैं, सॉरी 11 से काम कर रहे हैं, बात 13 साल हो गए हमको, तब जाके आज हम 70 बीजों पर पहुंच पाए। और हर साल 1000 से भी ज़्यादा बीजों पे ट्रायल हमारे लगातार चलते हैं। 300 वैरायटियों पे तो हम गेहूं पर लगातार 4 साल से ट्रायल कर रहे हैं, एक भी वैरायटी अभी हाथ नहीं आई हमारे। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बीज को आप उठा के बोल दो कि यार चलो ये आओ ले जाओ, ऐसे नहीं होता। बहुत मेहनत लगती है कि एक बीज को तैयार करने में, हर पैरामीटर पे उसको सेलेक्ट करना होता है, हर पैरामीटर पे उसको फिल्टर करके बीजों को बनाना होता है। तो ऐसे करके बीज तैयार होते हैं। आज बीजों के महत्वपूर्ण विषय पे हमने चर्चा की। कल हम लोग जो है ना अलग और विषयों पर बात करेंगे। कंपोस्टिंग के विषय को लेकर कल हम पूरा करेंगे, कैसे संतुलित और कंप्लीट डाइट प्लांट्स को दी जाए और उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल की ज़रूरत है और वो हमारे पास है, और उनको कैसे फार्मूले में पिरो के हम आदर्श डाइट बना सकते हैं, कैसे हम DAP का रिप्लेसमेंट बना सकते हैं, कैसे यूरिया का, कैसे पोटास का,
कैसे माइक्रोन्यूट्रेंट का, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। जब आपने बीज समझ लिए तो आप खाद भी समझिए और फिर दवाई भी समझिए। ये 3 चीज़ें समझ ली तो 70% पैसा बाजार जाने से बचेगा, किसान आत्मनिर्भर बनेगा, देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी जो है ना, सर एक क्वेश्चन, आप बोलते हैं कि क्लास में जो आदमी फर्स्ट आएगा उसको पकड़ लो, बाकी छोड़ दो। हम 40 आदमी सीखने आए हैं, तो किसको पकड़िए किसको छोड़िए? तो आप में से किसी को नहीं छोड़ना ना भाई, आप तो सब फिल्टर होके ही आए हो ना। हमें बोलते हैं, मैं मंद बुद्धि